रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 16 सीआरपीसी के प्रावधान 204 से 210 तक की चर्चा करेंगे। आप सबका नो दी लॉ चैनल में स्वागत है। मैं रामफल मोर एडवोकेट सोनीपत आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि आपको चैनल पसंद आए और लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर को लाइक करें। सेक्शन 204 क्या कहता है? कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोसीडिंग्स की कमेंसमेंट कैसे होती है? यदि मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कार्रवाई के लिए अपर्याप्त आधार है या पर्याप्त आधार है तो आगे की कार्रवाई चलती है। तो इसके लिए इसके अंदर सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि समनिंग के लिए क्या किया जाएगा? यदि मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार है। दूसरा बी क्या कहता है कि सम्मन केस है तो अभियुक्त की हाजिरी के लिए सम्मन जारी करेगा, अथवा मामला वारंट केस का लगता है तो वह उसकी ज्यूरिडिक्शन का केस है तो अभियुक्त को समय पर लाए जाने या पेश होने के लिए सम्मन या वारंट जो भी ठीक समझे उसका ऑर्डर कर सकता है। यदि मामला उसके अधिक्षेत्र से बाहर का है तो उस अधिकारिता रखने वाले मैजिस्ट्रेट के माध्यम से समय निश्चित कर लाए जाने या हाजिर होने बारे सम्मन या वारंट जो भी ठीक समझे मैजिस्ट्रेट कर सकता है। अब इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि दोषी के खिलाफ कोई सम्मन या वारंट तब तक जारी नहीं होगा जब तक प्रोसिक्यूशन विटनेस की सूची फाइल नहीं कर दी जाती। यानी 204 की समनिंग में ये बेसिक इंग्रेडिएंट है कि लिस्ट ऑफ विटनेसेस शुड बी देयर, और जब तक वो नहीं की जाती तो इसका सब सेक्शन 2 बहुत क्लियर है कि अभियुक्त के खिलाफ कोई सम्मन या वारंट जारी नहीं होगा जब तक प्रोसिक्यूशन विटनेस की सूची जारी नहीं कर दी जाती या फाइल पर नहीं दे दी जाती। इसका सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि हर सम्मन और वारंट जो सब सेक्शन 1 के तहत जारी होगा उसके साथ उस शिकायत की कॉपी भी लगाई जाएगी। 4 क्या कहता है कि जब तक नियम के अनुसार जो फीस दे है और फीस जमा नहीं की जाती तो कोई प्रोसेस यानी आदेश का जारी नहीं होगी, और ऐसी फीस उचित समय के अंदर जमा नहीं की जाती तो मैजिस्ट्रेट को शिकायत खारिज करने का भी हक है, खारिज कर सकता है। अब सब सेक्शन 5 क्या कहता है कि इस धारा की कोई बात से, यानी इस धारा के अंदर जो भी कोई बात कही गई है वो सेक्शन 87 आपको याद होगा, पढ़ते दफ़ा हमने पीछे कहा था कि इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ आर इन एडिशन टू समन्स, यानी अधिकार है मैजिस्ट्रेट को कि वो सम्मन जारी करे, वारंट जारी करे या दोनों जारी करे। इन एडिशन टू भी हो सकता है, या इशू ऑफ सम्मन इन ल्यू ऑफ, या सम्मन की जगह वारंट करे, वारंट की जगह सम्मन करे, या इन एडिशन टू सम्मन्स वारंट करे। तो ये सारा का सारा उस सेक्शन 87 की जो धारा है या ये जो धाराएं हैं एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगी। अब इसके ऊपर केस ला है 2013 4 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 666 सुप्रीम कोर्ट विकास वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। क्या कहा है इसमें? सेक्शन 204 के ऊपर कंप्लेंट केस securing attendance of accused procedure to be adopted. Court in all circumstances at first instance should first prefer issuing summons or bailable warrant, failing which non-bailable warrant should be issued to the accused to have desired result. 2013 4 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 666 सुप्रीम कोर्ट जो मैंने बताया, इसी में ये बात भी कही है कि सेक्शन 204 के बारे में कि नॉन बेलेबल वारंट अनलेस एक्यूज्ड इज लाइकली टू टेम्पर और डिस्ट्रॉय द एविडेंस or is likely to evade the
प्रोसेस ऑफ लॉ, issuance of non-bailable warrants should be avoided। 2007 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस 769 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने करार दिया है कि मैजिस्ट्रेट कैन डिस्चार्ज द एक्यूज्ड एट एनी स्टेज ऑफ द ट्रायल इफ ही कंसीडर्स द चार्ज टू बी ग्राउंडलेस। हाउएवर, accused can approach the High Court for quashing the proceedings when complainant does not make out a case against him। सेक्शन 205 क्या कहता है? मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड। समनिंग होगी, समनिंग होने के बाद एक्यूज्ड ने दरख्वास्त दे दी कि जी मेरी पर्सनल अटेंडेंस जो है डिस्पेंस विद की जाए, मैं बूढ़ा हूँ, औरत हूँ, इन्फॉर्म हूँ, इज़ नॉट एबल टू अटेंड द कोर्ट। तो उस हालत में क्या है, जब कभी कोई मैजिस्ट्रेट सम्मन जारी करता है और यदि उसे लगता है कि वह अभियुक्त की पर्सनल अटेंडेंस माफ़ कर दे तो न्यायालय को अधिकार है कि वह पर्सनल अटेंडेंस माफ़ कर सकता है और कह सकता है कि अपने वकील के माध्यम से हाजिर होने की अनुमति दी जाती है। तो सेक्शन 205 के बारे में अथॉरिटी में आपको बताना चाहूँगा। 2003 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 267 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की अथॉरिटी है कि एग्जेम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस, एक्यूज्ड इज 76 years old, had been attending court proceedings regularly, further personal appearance exempted। इसके ऊपर दूसरी अथॉरिटी है 2016 2 क्रिमिनल कोर्ट केसेज 196 सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है कि एग्जेम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस कैन बी ग्रांटेड। एक अथॉरिटी में इसके ऊपर ये कहना चाहूँगा 1970 क्रिमिनल लॉ जर्नल 4679 है कि एप्लीकेशन कैन नॉट बी रिजेक्टेड विदाउट हियरिंग द एक्यूज्ड। जिस आदमी ने एप्लीकेशन दी ही मस्ट बी हर्ड। अब सेक्शन 206 पर आते हैं कि स्पेशल समन्स इन केस ऑफ पेटी ऑफेंसेज। यदि किसी छोटे अपराध के संज्ञान करने वाले मैजिस्ट्रेट की राय में मामला धारा 260 और 261 के तहत निपटाया जा सकता है। 260 और 261 क्या है? 260 है पावर टू ट्राई समरीली और 261 क्या है? समरी ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो यदि किसी छोटे अपराध के संज्ञान करने वाले मैजिस्ट्रेट को की राय में मामला धारा 260 और 261 के तहत निपटाया जा सकता है तो दोषी को क्षम या वकील की मार्फत मैजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होने या मैजिस्ट्रेट के सामने बिना पेश हुए आरोपों को मान लेने पर सम्मन में दर्शाए जुर्माने की रकम डाक या संदेशवाहक के द्वारा निश्चित तिथि से पहले भेजी जा सकती है और वकील के माध्यम से जुर्माने का भुगतान किया जा सकता है। अब इसमें क्या है कि अगर पेटी ऑफेंसेस के बारे में आप लोगों को किसी को सम्मन गए हैं, चालान हुआ है, तो उस चालान में केवल जुर्माना ही दे है और वो 1000 रुपये तक दे है तो आप मनी ऑर्डर करके भी कोर्ट में भेज सकते हैं और कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द लॉ। परंतु ऐसे सम्मन के जुर्मानों की रकम जो है फिर आगे मैं कहता हूँ कि 1000 से ज़्यादा नहीं होगी। अब 206 का सब सेक्शन 2 के ऊपर हम चर्चा करते हैं। वो क्या कहता है कि इस सेक्शन के प्रयोजन हेतु पेटी ऑफेंस मीन्स एनी ऑफेंस पनिशेबल ओनली विद फाइन एंड नॉट एक्सीडिंग 1000 बट डज नॉट इंक्लूड ऑफेंस so punishable under Motor Vehicle Act or under any other law which provides for convicting the accused person in the absence on a plea of guilty। अब क्या कहा गया है कि जिसमें सज़ा नहीं है, केवल जुर्माना है और 1000 रुपये तक का है, ये उस पर लागू होता है। तो कई बार क्या होता है कि राज्य सरकार किसी मैजिस्ट्रेट को उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किसी ऐसे अपराध के संबंध में करने के लिए जो 320 सेक्शन के अधीन कंपाउंडेबल हैं
या जो कारावास से जिसकी अवधि 3 माह से अधिक नहीं है या जुर्माना या दोनों से दंडनीय है, अधिसूचना जारी करके विशेष रूप से मजिस्ट्रेट को एम्पावर कर सकती है कि तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केवल जुर्माना करने से न्याय का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो ये बात 206 का सब सेक्शन 3 में कही गई है कि कई बार क्या होता है कि जिस मुकदमे की सज़ा 3 महीने से ज़्यादा नहीं है या 3 महीने की सज़ा या जुर्माना या दोनों, 3 ऑप्शन दिए हैं, तो सरकार जो है उस स्पेशल मजिस्ट्रेट को इस तरीके का अधिकार दे देती है कि केवल जुर्माने से इन बातों का निपटान किया जा सकता है। ये बातें जो है अदालत से में ज़्यादा लंबी ना रहें, मुकदमों को कम करने की नीयत से भी, लोक अदालत के पर्पज़ से भी, तो इस तरीके से मजिस्ट्रेट को स्पेशल पावर दे करके भी मुकदमों का निपटान किया जा सकता है। अब 207 सेक्शन क्या कहता है? सप्लाई ऑफ एक्यूज्ड ए कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। 173 की रिपोर्ट से तात्पर्य है, ये रिपोर्ट से पुलिस रिपोर्ट जो कहा गया कि सप्लाई टू एक्यूज्ड ए कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट, 173 की रिपोर्ट जो है उससे तात्पर्य है। एंड अदर डॉक्यूमेंट्स के माने जो डॉक्यूमेंट्स 173 की रिपोर्ट में रिलाई किए गए हैं। तो जहां पुलिस रिपोर्ट पर मुकदमा इंस्टीट्यूट हुआ है, मजिस्ट्रेट बिना देरी के दोषी को मुफ्त में कापी देगा। किसकी कापी देगा? पुलिस रिपोर्ट की। और किसकी देगा? FIR अंडर सेक्शन 154 जो दर्ज हुई है। स्टेटमेंट्स विच हैव बीन रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161(3) ऑफ ऑल द विटनेसेस एक्सक्लूडिंग देयर फ्रॉम एनी पार्ट और regard to which request for exclusion has been made by the police officer under section 173(6). मैंने ये 173(6) और इसको बार बार यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ, ताकि आपको वो पिछला याद आ जाए कि 173(6) में ये एप्लीकेशन दी जा सकती है कि जी सच एंड सच पार्ट शुड नॉट बी इशूड टू द एक्यूज्ड। तो जज जो है या मजिस्ट्रेट आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर वेदर इट शुड बी सप्लाइड और नॉट विल पास द ऑर्डर। तो इसलिए इसके बाद अगला है कि एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 CRPC, उसकी कापी भी उसको सप्लाई की जाएगी। और उसके बाद है कि एनी अदर डॉक्यूमेंट और रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट के माने सुसंगत सार, यानी सारांश जो है ना, देयर ऑफ फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट विद द पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173(5), वो सारी की सारी कापियाँ दोषी को दी जाएंगी। इसमें प्रोवाइडेड दिया है। प्रोवाइडेड में क्या कहा है कि मैजिस्ट्रेट खंड 3 क्या था कि स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161(3) ऑफ ऑल विटनेसेस एक्सक्लूडिंग देयर फ्रॉम एनी पार्ट इन रिगार्ड एंड विच टू विच रिक्वेस्ट फॉर एक्सक्लूजन हैज़ बीन मेड बाय पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 173(6). तो इस 3 के अंदर जो वर्णन किया है, जो मैंने अभी पढ़ के बताया, कि किसी भाग को पढ़ने और पुलिस अधिकारी द्वारा निवेदन किए कारणों पर विचार करने के बाद ये निर्देश दे सकता है कि उस कथन के उस भाग को या उस हिस्से को जैसा भी मजिस्ट्रेट ठीक समझे दोषी को प्रति दिला देगा या ना दिला देगा। मतलब दिस इज द प्रोविजन। अब इसके बाद आगे इसमें क्या कहा? प्रोवाइडेड फर्दर, इससे आगे भी परंतु लगाया है। और इसके अंदर क्या कहता है? यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाता है कि खंड 5 क्या है? एनी अदर डॉक्यूमेंट और रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट देयर ऑफ फॉरवर्डेड टू मजिस्ट्रेट विद द पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173(5). तो क्या कहता है कि यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाता है कि खंड 5 में निर्दिष्ट कोई दस्तावेज विशालकाय है, तो वह अभियुक्त को निर्देश देगा कि वह स्वयं या वकील द्वारा उसका निरीक्षण कर ले, और निरीक्षण अलाउड है। बहुत लंबा डॉक्यूमेंट है, तो उस आधार पर जो है मैजिस्ट्रेट कैन पास द ऑर्डर कि वो उसका इंस्पेक्शन कर ले। और इसके ऊपर केसला है 2012 4 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 580 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है,
वी के शशिकला वर्सेस स्टेट। अब दूसरी अथॉरिटी भी मैं आपको इसके ऊपर बताता हूँ। 2010-2 क्रिमिनल कोर्ट केस से 628 सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। तीसरी अथॉरिटी आपको बताता हूँ 2008 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस 318 सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को, इन सभी जजमेंट्स को पढ़ लें। एक 207 और 208 के ऊपर एक मतलब मैं आपको बात और बता दूं कि डॉक्यूमेंट क्या है। डॉक्यूमेंट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 207 और 208 आर सप्लाइड टू मेक द एक्यूज्ड अवेयर ऑफ द मटेरियल्स अवेलेबल आर सॉट टू बी यूज्ड अगेंस्ट हिम। यानी वो दस्तावेज जो सेक्शन 207 और 208 में भाग बनाए गए हैं या 173 की रिपोर्ट के साथ लगाए गए हैं, वो इसलिए उसको सप्लाई किए जाने हैं एक्यूज्ड को, ताकि एक्यूज्ड ये जान सके कि उसके खिलाफ क्या मटेरियल प्रयोग किया जाना है। द ऑब्जेक्ट इज टू अनेबल द एक्यूज्ड टू डिफेंड हिमसेल्फ प्रॉपरली। द आइडिया बिहाइंड द सप्लाई ऑफ कॉपीज टू put him on notice of what he has to meet at the trial। इसलिए उसको ये सारे दस्तावेज दिए जाने हैं कि उससे क्या बातें पूछी जानी है, क्या उसके खिलाफ प्रयोग किया जाना है। ये नरेश कुमार यादव वर्सेस रविंद्र कुमार का केस है जो 2008 है क्रिमिनल कोर्ट केसेस 318 मैंने बताया था, उसके अंदर ये बात कही गई है। अब मैं 208 सेक्शन के ऊपर आता हूँ। 208 क्या कहता है? सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स टू एक्यूज्ड इन अदर केसेस ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। जो सेशन द्वारा ट्राइबल केसेस हैं, अब तक हमने मैजिस्ट्रेट की बात की, अब कहता है कि सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स टू एक्यूज्ड इन अदर केसेस ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। जहाँ पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर, यानी कंप्लेंट केस में पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार की बात की है, किसी मामले में धारा 204 के अधीन प्रोसेस यानी आदेशिका जारी हुई है, तो समनिंग किस सेक्शन में है? 204 में। तो ये कहता है कि जहाँ पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर सेक्शन 204 में प्रोसेस जारी हुई है, तो प्रोसेस जारी करने वाले मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि अपराध केवल सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वहाँ दोषी को अविलंब मुफ्त कापियाँ दी जाएंगी। कौन सी कापियाँ दी जाएंगी? उन सभी बयानों की कापी जो धारा 200 और 202 के अधीन लिखी। स्टेटमेंट वाज रिकॉर्डेड बाय द मैजिस्ट्रेट ऑफ द कंप्लेनेंट एज वेल एज ऑफ द विटनेसेस एंड द डॉक्यूमेंट्स विच हैव बीन रिलाइड। तो धारा 161 और 164 के अधीन लिखे गए कथन, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए सभी दस्तावेज जिस पर अभियोजन रिलाई करता है, निर्भर करता है। परंतु इसके अंदर परंतु कहा है कि यदि मैजिस्ट्रेट ये समझता है कि ऐसा कोई दस्तावेज विशालकाय है, जो पहले में आया था वोल्यूमिनियस है, तो उसकी कापी देने के बजाय स्वयं या वकील द्वारा निरीक्षण का आदेश देगा। एक इम्पोर्टेंट अथॉरिटी मैं इसके ऊपर बताना चाहूँगा। 2010-2 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 628 सुप्रीम कोर्ट है। सिद्धार्थ वशिष्ठ एलाइस मोनू शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। तो इस अथॉरिटी को पढ़ लें, अच्छी अथॉरिटी है। और दूसरी अथॉरिटी मैं बताना चाहूँगा, सज्जन कुमार वर्सेस सीबीआई का केस था 2010-4 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 579। तो अब हम आते हैं सेक्शन 209 के ऊपर। 209 क्या कहता है? कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय इट। हमने पीछे पढ़ा था कि 190 में मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेकर के 193 में कमिट करेगा। जब अपराध केवल सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तब मामला उसे सुपर्द करना है। जब पुलिस रिपोर्ट या अन्यथा दायर किसी मामले में मैजिस्ट्रेट के सामने अभियुक्त को लाया जाता और मैजिस्ट्रेट ये समझता है कि मुकदमा सेशन ट्रायल का है,
तो वह क्या करेगा, 207 208 की धाराओं की पालना के बाद मामला सेशन को सुपुर्द कर देगा और इस एक्ट के प्रोविज़न के अधीन रहते हुए अभियुक्त को जब तक कस्टडी में रखेगा जब तक कमिट नहीं हो जाता। जमानत से संबंधित उपबंधों के अधीन रहते हुए यानी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ बेल, उसमें जो नियम हैं, अगर बेलेबल ऑफेंस है तो बेल करेगा, नॉन बेलेबल है तो उसका जो तरीका है वो देखेगा। तो जमानत से संबंधित उपबंधों के अधीन रहते हुए ट्रायल के दौरान और ट्रायल समाप्त होने तक अभियुक्त को कस्टडी में रखेगा। मामले का रिकॉर्ड और दस्तावेज और वस्तुएं जिन्हें साक्ष्य में पेश किया जाना है उस न्यायालय को भेजेगा। मामले को सेशन कोर्ट में सौंपे जाने की सूचना पीपी को भी देगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी देगा। और इसके ऊपर 2014 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस 798 सुप्रीम कोर्ट है, क्या कहता है कि 193 और 209 के ऊपर ये इकट्ठी अथॉरिटी पास की गई है। धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में कैन ओनली बी टेकन वंस, क्या, कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस कैन बी टेकन ओनली वंस in event of magistrate takes cognizance of offence and then commits case to court of session. Question of taking fresh cognizance of offence or thereafter proceeded to issue summons is not in accordance with law. एक बार जो है मतलब केस कमिट कर दिया तो उसके बाद जो है मैजिस्ट्रेट को कोई पावर नहीं रह जाती। If cognizance is to be taken of offence, it could be taken either by magistrate or by court of session. Language of section 193 CRPC is very clear and indicates that once case is committed to court of session by magistrate, court of session assumes original jurisdiction and all that goes with assumption of such jurisdiction. दूसरी अथॉरिटी है कमिटमेंट ऑफ केस के ऊपर ही 2010-4 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 579 सुप्रीम कोर्ट सज्जन कुमार वर्सेस सीबीआई का केस है। इसके अंदर क्या कहा गया है, कमिटमेंट ऑफ केस, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरिंग इनटू केस अंडर सेक्शन 209 ऑफ द कोड इज नॉट टू एक्ट एज ए mere पोस्ट ऑफिस. कोर्ट हैज टू सी whether there is sufficient evidence for commitment. If there is no prima facie case, prima facie evidence, or the evidence is totally unworthy of credit, it is the duty of the magistrate to discharge the accused. इससे आगे सेक्शन 210 की बात हम करते हैं। 210 क्या कहता है कि प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन देयर इज कंप्लेंट केस एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन रिपोर्ट ऑफ दिस in respect of the same offense. तो क्या है, शिकायत वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण। मैजिस्ट्रेट को शिकायत भी कर दी, पुलिस को दरखास्त भी दे दी, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, वहाँ पर जो है कंप्लेंट चल रही है। तो उसमें क्या करना है, जब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर यानी FIR से अलग से यानी कंप्लेंट के आधार पर कोई मुकदमा दायर होता है जिसे शिकायत कहते हैं, जब जांच या विचारण के दौरान ये मालूम हो जाता है कि अपराध के बारे में जो मैजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली जांच या विचारण की विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर है, पुलिस द्वारा जांच या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो पुलिस ऐसी जांच का विचारण की कार्रवाई रोक देगी और अन्वेषण करने वाले पुलिस ऑफिसर के मामले की रिपोर्ट मांग लेगा। जैसे कंप्लेंट जो है मैजिस्ट्रेट के सामने है और जब मैजिस्ट्रेट को ये पता लग गया कि इसकी FIR भी दर्ज हो चुकी है, तो कंप्लेंट की कार्रवाई को रोक दे और पुलिस से कहेगा कि वो रिपोर्ट सबमिट करो। अब जब वो रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद सब सेक्शन 2 क्या कहता है, सब सेक्शन 2 कहता है यदि रिपोर्ट अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 के अधीन की जाती है और ऐसी रिपोर्ट पर मैजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ संज्ञान लिया जाता है, तो शिकायत करने वाले मामले में वो दोषी है, तो मैजिस्ट्रेट शिकायत वाले और पुलिस रिपोर्ट वाले दोनों मामलों की ऐसे जांच व विचारण साथ साथ करेगा
मानो दोनों मामले पुलिस रिपोर्ट पर ही दर्ज हुए हैं। यदि पुलिस रिपोर्ट शिकायत वाले मामले में किसी अभियुक्त से संबंधित नहीं है या मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेता, तो उस जांच के विचारण में जो उसके द्वारा रोक दी गई थी इस संहिता के नियमानुसार कार्रवाई करेगा। अब इसके ऊपर केस लॉ है, अथॉरिटी है 2010-3 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 854 पंजाब एंड हरियाणा का केस है, दर्शन सिंह वर्सेस सुखदेव सिंह। इसके अंदर क्या कहा गया कि कंप्लेंट केस एंड FIR ऑफ द सेम डेट पार्टीज सेम merely for reason the time not mentioned in the complaint does not mean that allegation do not rise out of the same incident or that it is a cross case. Both the cases to be tried together but not consolidated. Evidence be recorded separately in both the cases and both be disposed of by two separate judgments. Judgments in one case not to be based on evidence recorded in other case. दूसरा इसके ऊपर जजमेंट 2010 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस पेज 82 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की अथॉरिटी है, कमलजीत वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या कहा गया है कि क्लबिंग ऑफ द कंप्लेंट एंड पुलिस केस, कंप्लेंट केस एंड पुलिस केस क्वा द सेम ऑफेंस बोथ द केसेस ऑर्डर्ड टू बी क्लब्ड टुगेदर। अगली अथॉरिटी है 2007-4 क्रिमिनल कोर्ट केसेस पेज 1 है सुप्रीम कोर्ट की। इसके अंदर क्या कहा, दिलावर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का केस है। इसमें क्या कहा, सेक्शन 210 कंप्लेंट केस, कंप्लेंट आल्सो पेंडिंग बिफोर पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन, मैजिस्ट्रेट टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स इन द कंप्लेंट केस एंड इज टू कॉल रिपोर्ट फ्रॉम द पुलिस। After report is received from police, he is to take up the matter together and if cognizance has been taken on police report, he is to try the complaint case along with NGR case. As if both the cases are instituted upon police report, provision of section 210 CRPC is mandatory. इस मैंडेटरी के ऊपर दूसरी अथॉरिटी भी है 2012-4 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 604 सुप्रीम कोर्ट ही है, संजय परिवर्तन समुदाय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका है उस केस का अनुमान। उसके बाद जो है अगली अथॉरिटी मैं आपको बताता हूँ इसी सेक्शन के ऊपर कि 2010-4 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 556 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की अथॉरिटी है। और इस जो 2010 वाली अथॉरिटी है जो इसमें कहा गया है, इस उसी पॉइंट के ऊपर एक अथॉरिटी और आपको बताता हूँ 2017 सुप्लीमेंट क्रिमिनल कोर्ट केसेस पेज 29 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की अथॉरिटी है। तो इनके अंदर क्या कहा गया है कि पुलिस केस एंड कंप्लेंट केस इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम ऑफेंस एट द टाइम ऑफ फाइलिंग कंप्लेंट नो इन्वेस्टिगेशन वाज पेंडिंग। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द कंप्लेंट no investigation was pending before police as police has already submitted the final report under section 173 CRPC। 173 CRPC की रिपोर्ट जो है अदालत में पेश हो चुकी थी, पुलिस के सामने कोई केस नहीं था और उस समय कंप्लेंट दायर की है मजिस्ट्रेट के सामने। तो क्या कहता है, हेल्ड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 210 CRPC नॉट एप्लीकेबल। वो एप्लीकेबल कब तक थे, जब तक पुलिस रिपोर्ट नहीं आई थी। तो आगे क्या कहता है 2010-4 क्रिमिनल कोर्ट केसेस, ये 460 सुप्रीम कोर्ट है ये, पाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, कंप्लेंट केस एंड FIR अराइजिंग आउट ऑफ सेम इंसिडेंट्स, वर्सन ऑफ FIR एंड कंप्लेंट totally different, both cannot be clubbed. Two trials should be conducted by the same presiding officer in order to avoid conflict of judgment। उसके बाद इसी पॉइंट पर दूसरी अथॉरिटी आप लिख सकते हैं 2004 क्रिमिनल कोर्ट केसेस पेज 50 है पंजाब एंड हरियाणा की, राम रतन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। और
एक अथॉरिटी है 2015 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस 772 विपिन अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की। अब एक अथॉरिटी और मैं आपको बताता हूँ, 2004 2 क्रिमिनल कोर्ट केसेस पेज 50। पंजाब एंड हरियाणा की अथॉरिटी है क्रॉस केस, कंप्लेंट केस एंड पुलिस केस इन रिपोर्ट ऑफ सेम ऑफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम ऑफेंस मैजिस्ट्रेट इज अंडर ऑब्लिगेशन टू ट्राई बोथ द केसेस टुगेदर। तो इस तरीके से हमने सेक्शन 204 से लेकर 210 तक आज पढ़े। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेक्चर समय पर मिल सके। और कल हम करेंगे चैप्टर 17 चार्ज दो तरह का है, फॉर्म ऑफ चार्ज, पहला पार्ट हम कल उसको करेंगे और दूसरे पार्ट को फिर दूसरे लेक्चर में करेंगे। जय हिंद।